अब मैं इस डिजिटल पेन को कट करना स्टार्ट करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट में कट करना शुरू कर रहा हूँ, और कट करते 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 छोटे छोटे पार्ट में कट करते करते इस डिजिटल पेन का वह सबसे छोटा पार्टिकल जिसके बाद उसको दोबारा अब कट ना कर सके, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसी को इस डिजिटल पेन का एटम कहते हैं। अच्छा, वो नेचर में एग्जिस्ट भी करेगा। एग्जिस्ट मतलब वो ऐसा नहीं कि काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब इतना छोटा पार्ट करे कि वो बिल्कुल काल्पनिक ही बात कर रहा, नहीं। आप इस डिजिटल पेन को कट करना स्टार्ट करिए, कट करना स्टार्ट करिए, कट करते करते एकदम सबसे छोटा पार्ट बनाइए, दोबारा आप उसको कट ना कर पाए बच्चों, उसी को एटम कहते हैं। फिलहाल मैं केमिस्ट्री की भाषा में लिखता हूँ, जरा सुनो, ध्यान सुनना। केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का, है ना, किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, किसी एलिमेंट का सबसे आप समझ रहे हो ना, कोई एलिमेंट ले लो, जैसे मान लो ये मार्कर ले लिया, अब उसको कट करते जाओ, कट करते जाओ, इसका सबसे छोटा पार्ट बनाओ, ऐसा छोटा पार्ट बनाओ जिसको दोबारा आप कट कर ही नहीं पाओ। तो किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, जिसको आप दोबारा डिवाइड ना कर सके और वह नेचर में एग्जिस्ट करता हो, मतलब वो नेचर में पाया जाना चाहिए, विच एग्जिस्ट इन नेचर, उसे एटम कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट को कट करते जाओ, कट करते जाओ, उसका सबसे छोटा पार्ट बनाओ, इतना छोटा पार्ट बनाओ जिससे दोबारा उसको कट ना कर पाओ, और वो नेचर में पाया भी जाना, ऐसा नहीं कि काल्पनिक बात हो रही है, वो पता चलेगा एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई साहब उसी को एटम कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एटम समझ में आ गया होगा। देखो ऐसा है ना कि अब तो आप नीट में डॉक्टर बनने जा रहे हो, कम से कम एटम ओटम कोई पूछ देगा और आप उसके बाद इंसल्ट कराएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना, है ना। एटम तो पता होना चाहिए एटम किसे कहते हैं। ये तो फुटकर क्लास है, खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, एक बात और सुन लीजिए, ये जो एटम है ना, एटम, तो ये एटम नेचर में क्या होना चाहिए, ये एटम नेचर में एग्जिस्ट होता, मतलब नेचर में पाया जाना चाहिए, एटम नेचर में पाया जाना चाहिए। लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कुछ ऐसे एटम होते हैं जो नेचर में फ्री नहीं पाए जाते, जैसे ऑक्सीजन। कोई बोले सर ये देखो सर ऑक्सीजन ऐसे पाया जाता है, भाई साहब ऐसे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन ऐसे पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है, ऑक्सीजन ऐसे पाया जाता है। समझ नहीं पा रहे हो यार, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे हाँ, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम ऐसे पाया जाता है, सोडियम मेटल है, सोडियम सिंगल में अकेला एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे क्लोरीन पाया जाता, मैंने कहा नहीं भैया क्लोरीन ऐसे नहीं पाया जाता, क्लोरीन ऐसे पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एटम जो होते हैं ना, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकते और नहीं भी। फ्री 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 स्टेट का मतलब, फ्री स्टेट का मतलब सिंगल फ्री स्टेट, और जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ, वो कंबाइन होगा। जैसे O2 को देखो, O2 आपको पता ना, दो एटम को मिलके बना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ जरा देखो, मैं ये लिख रहा हूं कि एटम जो होता है बच्चों, एटम में आर may not be, may not be, may not, मतलब एटम एग्जिस्ट कर सकता है या एग्जिस्ट नहीं कर सकता इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कैसा सर, जरा इसका मतलब समझो बच्चों, जितने भी मेटल हैं आपको बताइए क्या वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? जितने मेटल हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जितने भी मेटल है, मैं आपको पहले फ्री स्टेट वाला एग्जांपल बताता हूँ। पहले मैं आपको फ्री एग्जिस्टेंस मतलब जो फ्री एग्जिस्ट करता है उसके एग्जांपल बताता हूँ। फ्री, अच्छा फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ?
सिंगल एटम। इसमें कौन कौन सा आपको पता है ना, जितने भी मेटल है, जितने मेटल मतलब सोडियम हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, है ना, बेरिलियम हो गया, Mg हो गया, मतलब आयरन हो गया, डी ब्लॉक के भी होते हैं। तो बच्चों ये सब एटम ऐसे है ना जो फ्री एग्जिस्ट करते हैं। फ्री का मतलब समझ रहे हो ना, फ्री मतलब सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। एक बात और सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, नीट का पेपर बहुत सिंपल आता है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ। फिर सर नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होता? देखो बच्चों, किसी भी पेपर में सिलेक्शन नहीं होने का रीजन ये है कि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है। हमने जो पढ़ा है ना वो केवल रट्टाफिकेशन पढ़ा है। अगर किसी को लग रहा है सर एटम क्यों पढ़ा रहा है, तो भाई साहब मेरे एटम पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो भी 1.5 महीने पढ़े उसको हम इस बार और क्लियरिटी से पढ़े कि हमारा कंसेप्ट सही है, और पेपर में जब 4 ऑप्शन मिले हम सही ऑप्शन पेपर में भर पाए। मैं फिर कह रहा हूं कि नीट का पेपर आने के बाद विश्वास मानिए आपको पेपर बहुत सिंपल लगेगा। और जो बच्चा पेपर में बिल्कुल धैर्य से, पेशेंट से, एकदम बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके ऑप्शन को फिल कर दिया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बिल्कुल जल्दबाजी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेगा उसके नंबर कम आएंगे, हो सकता है उसका सिलेक्शन ना हो। इसका केवल एक ही तरीका है कि आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। खैर, अब हम उसके बात करेंगे बच्चों जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका नाम क्या है? नॉन फ्री एग्जिस्टेंस। जरा मुझे बता दो नॉन फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? नॉन फ्री एग्जिस्टेंस में क्या क्या भी बताया मैंने? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अच्छा, क्या इसमें सिंगल एटम होगा? नहीं। तो मैं लिख देता हूं मोर देन 1 एटम, मतलब एक एटम से ज्यादा। आपको अच्छे से पता है बच्चों, नेचर में ऑक्सीजन कभी भी ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये एक एटम के ज्यादा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन भी, क्यों, फास्फोरस भी, और सल्फर भी। आपको पता है ना फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? P4। P4। और सल्फर? S8। एट। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एटम समझ में आ गया? एटम समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि साहब एटम में या मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। बच्चा फ्री स्टेट का मतलब होता सिंगल, सिंगल केवल एक। और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा। लेकिन मामला तो एटम का ही तो चल रहा है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़े जाए। इसको हटा दे, इसको हटा देते। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होता है, इससे इसको रिमूव कर देते हैं। और आपका जो टॉपिक है, अच्छा एक बात और, जैसे क्या ना बच्चों, मैं इसका पीडीएफ इसलिए नहीं बना रहा हूं ना, पीडीएफ नहीं बनाने के 2 रीजन है। पहला रीजन कि मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखें, क्योंकि अभी आपके पास समय, आप चिंता ना करें, लिखने में बहुत समय है। और दूसरा रीजन है कि मैं खुद लिखूं, मुझे अच्छी तरह केमिस्ट्री तैयार हो जाए। ऐसा नहीं कि मुझे फ्यूचर में बुक देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा खुद से एक बढ़िया, जैसे बाकी लोग नहीं जैसे 10-20 साल से पढ़ाते उनको तैयार हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ पहले से मुझे अच्छी सी केमिस्ट्री पूरी याद रहे, क्योंकि बार बार बच्चों भूल भी जाता है, टीचर को भी भूल जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा लिख लिख के पढ़ाना चाहता हूँ। खैर बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एटम का मास। समझ गया ना? एटम का मास क्या पता था? वही तराजू ले लो, एक साइड एटम रख लो और एक साइड उसको तौलो, तो तौलने के बाद एटम का मास मिलेगा ना, एटम कितना भारी है। एटम का मास, एटम का मास मतलब ये हुआ कि आप तो समझ गया ना कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं एटॉमिक मास। सर एटॉमिक मास तो हमें आता, अच्छी बात है, आता। जरा देखिए एटॉमिक मास क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बच्चों जो एटम का मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के मूल कंसेप्ट में 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो खुद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अभी बताता हूं क्या होता है ना। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास,
ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऐसे बोलते हैं GAM, और एटॉमिक मास को ऐसे एटॉमिक मास, है ना। और एक बच्चा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं RAM। तो पेपर में ये तीनों इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। जरा देखिए जरा तीनों के बारे में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक मास का मतलब बता देता हूं, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, फिर तीनों का मतलब एक साथ समझ में आ जाएगा। एटॉमिक मास का मतलब, देखो बच्चे एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत हम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं एटॉमिक मास का मतलब क्या है। जब भी मैं आपको एटॉमिक मास का मतलब बोलूं ना, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक एटम का मास, मैंने क्या बोला, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। मैंने एक बार फिर सुनो, किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट ले लो, उसमें से एक एटम लो, कितना एटम लो, एक एटम लो, और उसका मास निकाल लो। मास मतलब समझ लो ना, मास मतलब तौल के देख लो, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अच्छा मुझे एक बात जरा ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि आप मार्केट में गए, और मार्केट में जैसे मान लो आपको शुगर मतलब चीनी लेनी है, कोई भी सामान लेना है, तो बच्चों पूरी दुनिया में मार्केट में सामान लेने का फिक्स है, क्या फिक्स है, आपको 1 kg का ऐसे बाट बना है। अब ये 1 kg का बाट बच्चों हमारे यूपी में भी पाया जाता है, बिल्कुल सेम है, गुजरात में भी वही पाया जाता है। मतलब अगर आप, मैं यूपी में 1 kg चीनी लूं और आप लेंगे तो दोनों बराबर ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं गुजरात में कोई 1 kg चीनी खरीदूं तो मुझे हिंदी समझ के वो थोड़ा सा कम दे दे, और आप गलती से अगर आप मेरे यूपी में सामान खरीदेंगे तो 1 kg का आपको कम से कम वो 250 ग्राम कम देगा, 750 ग्राम ही चीनी देगा वो, अगर वो समझ गया कि आप बाहर के हैं तो। लेकिन बच्चों 1 kg का बाट 1 kg का ही होता है, वो पूरी दुनिया में फिक्स है, एक एक फिक्स पैरामीटर बना दिया गया कि 1 kg का ही है, 1 kg का है। तो जैसे चीनी तोलना है 1 kg का हो गया, मतलब ऐसे दुनिया में जो संसारिक चीजें हैं ना, उसके लिए एक फिक्स पैरामीटर बनाया गया है। और इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री के मार्केट में चीजों को तौलने के लिए भी एक तरह एक बाट बनाया गया। बाट मतलब जिससे आप चीजों को तौलते हैं, है ना, उसको बटखरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके वहां, क्या बोलते हैं उसको, बाट, Part. हाँ उसको बाट बोलते हैं। मतलब मतलब इसको बटखरा भी बोलते हैं, बटखरा मतलब बाट बोलते हैं। मतलब बटखरा समझते हैं ना, बटखरा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो शीशे में देख लीजिएगा चेहरा, पता चल जाएगा बटखरा कैसे लगता है, बिल्कुल वैसे ही बटखरा है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, बटखरा से मतलब किसी चीज को तौलते हैं। तो बच्चों 1 kg का बाट, 2 kg का बाट, अब मुझे मान लो, जैसे मान लो कि मेरे पास 1 बोरी शुगर चीनी पड़ी हुई है, तो मुझे इस बाट को ना कम से कम 100 बार लिखना पड़ेगा। 100 बार मतलब मुझे 1 kg के 100 बाट रखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा साहब ये 1 कुंटल का है। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड बाट बनाया गया ना संसार में, किसी भी चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, तौलने के लिए। ऐसे केमिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बाट बनाया गया। क्यों, ताकि केमिस्ट्री में एटम को तौलना, एटम बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए केमिस्ट्री में ना एक चीज बनाया गया है, और बोला गया साहब इसी को रख रख के आप किसी भी एटम को मास निकाल सकते हैं, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं। खैर मुझे जल्दी, आपको पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, खैर काम की बातें करते। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिए, मैंने ये बोला किसी एलिमेंट का, किसी एलिमेंट के, यहां लिख देता हूं, देखो एक एटम का मास, एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आपसे कोई भी पूछे एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो आपके मन में ये होगा सर एक एटम का मास, एक एटम का मास। एटम कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट में। सर एलिमेंट मतलब जैसे मान लो ये देखो, ये आपको बता दो, ये जो पेन है ना, ये इतने ज्यादा एटम को, कई करोड़ों लाखों एटम को मिलाया गया तब ये पेन बना।
मतलब एटम मॉलिक्यूल्स को मिला के ये पेन बना है। तो बच्चों इस मतलब मान लो ये एलिमेंट है, अब इसको कट करते जाओगे तो इसी से एटम मिलेगा ना। तो हमने क्या बोला, किसी एलिमेंट का एक एटम लो, उसी का मास लो, एक एटम का मास को एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है। और बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट बोलिए। AMU। AMU. इसकी यूनिट AMU या बच्चों यू भी होती है, AMU होती है। वैसे AMU के नाम से फेमस है, लेकिन आप कभी धोखा मत खाइएगा, यू भी कहीं लिखा जाता है। ठीक है ना। तो पहला पता नहीं स्क्रीनशॉट ले लें। इतना स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। ठीक है। अब प्रश्न है कि सर ये आप मुझे मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि अगर 1 kg का बाट हो बच्चों, ये रहा 1 kg का बाट, तो पूरी दुनिया में फिक्स है, पूरी दुनिया में 1 kg का बाट फिक्स होता है, चाहे गुजरात में संभाल लीजिए या कहीं भी दुनिया में संभाल लीजिए। ऐसे बच्चों केमिस्ट्री का कोई भी एटम को मान लो तौलना है, तो उसके लिए एक बाट बनाया गया होगा ना, केमिस्ट्री का बाट बनाया गया होगा, और उस बाट को रख दिया जाता है और फिर एटम को साइड में रखता है और एटम के मास को तौल लिया जाता है। और एटम के मास को लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोल देते हैं। भाई ऑक्सीजन कैसे तौला गया होगा, बहुत सिंपल सा टेक्निक है। तौलने का तरीका क्या है मुझे बताओ, एकदम बिल्कुल ऐसे केमिस्ट्री की तरह, ऐसे नेचर की तरह बात करते हैं, सिंपल। क्या किया होगा ना लोगों ने, देखो इसको हटा रहा हूं। तो AMU की बात करते हैं, AMU और कैसे किसी एटम को तौला गया होगा। डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूं मैं। एक नॉर्मल से ऐसे बाट बना लेता हूं, ऐसे। इसको तराजू बोलते हैं ना, तराजू जिससे तौलते हैं सामान को, है ना। हाँ। और बच्चों मान लो कि मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन तौलना है और चलो हाइड्रोजन तौलना है। मुझे हाइड्रोजन का मास चाहिए, तो मैं उठा के हाइड्रोजन यहाँ रख दूंगा, और इधर की जगह पे बच्चों हम क्या रखेंगे, वही बाट, क्या बोलते हैं हिंदी में, बाट बोलते हैं ना, बाट रख देंगे। और बाट रखने के बाद हम तौल लेंगे। अब बोल देंगे साहब देखो ये हाइड्रोजन क्या एटम है ना, एटम। तो जैसे तौलूंगा बाट से, तो इस एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा, इस एटम का एटॉमिक मास मेरे पास आ जाएगा, और वही हमारा आंसर होगा। और केमिस्ट्री में ऐसे ही तौला जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिस प्रकार दुनिया में 1 kg फिक्स है, 2 kg फिक्स है, या बाट फिक्स है, ऐसे केमिस्ट्री में भी एक बाट फिक्स होगा ना, स्टैंडर्ड बाट होगा कि नहीं होगा। ऐसे करके केमिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड तौलने वाला बाट बनाया गया होगा, क्यों स्टैंडर्ड बाट बना। हाँ सर। अच्छा देखो, मैं आपको ऐसा नहीं कि इस प्रकार लिखा बाट लिखा पेपर में, मैं आपको समझा रहा हूं, केवल आप समझने के लिए समझिए। अब कैसे बनाया गया ध्यान सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले ना कार्बन 12 लिया गया, कार्बन 12। मैं मान लेता हूं ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 12 ले लेता हूं, ये मान लेता हूं ये कार्बन 12 ये एटम है। सबसे पहले बच्चों कार्बन 12 लिया गया, यहां तो ठीक है। अब क्या किया गया ना, इस कार्बन 12 के 12 टुकड़े किए गए, 12। अब इस कार्बन 12 को 12 भाग में बांट दो, 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये हो गए 11, हो गया ना 12। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सही है। मैंने क्या बोला एक बार फिर बताओ। सबसे पहले मैंने कार्बन 12 लिया, मान लो ये कार्बन 12 है। अब इसको 12 भाग में मैंने बांट लिया। और बांटने के बाद ना इसका जो 1/12वां हिस्सा बोलो, यही है कि नहीं धीरज, यही है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं हाँ। क्या, कि ये कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा है। हाँ बच्चों यही केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड बाट होता है। अब क्या करना धीरज, इसी बाट को यहाँ पे उठा के रख देना, इसी बाट को उठा के ना, ऐसी बाट को उठा के यहाँ रख देना।
और रखने के बाद ना उधर एटम रखना जिसका भी तुमको मास निकालना हो, ठीक है। तब अब कैसे किया जाता है, जरा इस बात को समझो। पहले तो मुझे एक बात बता दो बच्चों, इसी को एएमयू कहते हैं, पहले मैं ये बता दूं, इसी को एएमयू कहते हैं। और बच्चों एएमयू क्या है? एएमयू बच्चों एक स्टैंडर्ड बाट है। क्या किया जाता है इससे? केमिस्ट्री में किसी एटम का मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले कार्बन 12 लिया गया, उसके 12 टुकड़े किए गए, और उसका जो 12वां हिस्सा है ना, कोई भी एक लिया गया और उसको उठा के रखा गया, इधर एटम रखा गया। एटम रखते रखते ऐसे हमको वेट पता चल गया। तो जरा पहले इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं बताऊं कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब सुनो कैसे निकालता है, ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूं। अब क्या किया गया बच्चों ना, इधर सबसे पहले हाइड्रोजन रखा गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन रखा गया क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमको जानना था। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कार्बन 12 ही क्यों लिया गया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे कोई तो होगा जो बता पाए कार्बन 12 क्यों लिया गया। अरे बोलो, कोई तो आंसर दे भैया, कार्बन 12 क्यों लिया गया? अच्छा मान लो कि आप किसी और से पूछते हैं कार्बन 12 क्यों लिया गया, तो उसका आंसर आता है यार ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, पहले से बनाया गया, तो मान ले कि ऐसा ही है। कोई बताएगा कार्बन 12 क्यों लिया गया? देखो बच्चों, इसका एक सिंपल सा तरीका सुनो। दुनिया में वही चीज ली जाती है ना, जिस समय इसकी डिस्कवरी हो रही थी, जिस समय लोगों को लगा कि साहब मुझे एटम का मास निकालना चाहिए, तो लोगों ने उस एलिमेंट को लेना पसंद किया ना, जो एलिमेंट उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता था। मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन ना आज भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई लाखों करोड़ अरबों कंपाउंड कार्बन के ही तो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के ही पाए जाते हैं। अब मुझे एक बात बता, तुझे तौलना है हाइड्रोजन हीलियम, अब तू गोल्ड ले ले, सोना ले ले, तो कैसे तौलेगा भाई? है गोल्ड पाए नहीं जाते, तो मिलता नहीं है, वैसे मुश्किल से मिलता है, और उसके ऊपर भी गोल्ड को लेके तौलेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो दुनिया में वही चीज लिया जाता है, उस समय वही चीज लिया गया था जो उस समय सबसे ज्यादा पाया जाता था। और कार्बन आपको पता, कार्बन हर जगह मिल जाता है, कार्बन की कोई टेंशन ही नहीं है, कार्बन तो हर जगह। कड़ी में तो जिनके घर उधर की तरफ है ना, जिनका हाईवे की तरफ है, आपको पता ना, रात के समय वो कभी छत पे जाइएगा, वो छोटे छोटे ब्लैक कलर के ना जो छत पे गिर जाते हैं, याद है? तो फ्री में कार्बन यहाँ पे फैक्ट्री आसपास देने लगती है, तो कार्बन बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए कार्बन को लिया गया था। खैर, अब कैसे तोला गया, ध्यान से सुनो। तो हम क्या तोल रहे हैं? हम तोल रहे हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मुझे हाइड्रोजन एटम का मास चाहिए ना, मुझे हाइड्रोजन एटम का मास चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बाट को, इस बाट मतलब समझ रहे हैं कौन से बाट को, कौन सा बाट है भैया? कार्बन 12 का 1/12 भाग, उतने छोटे बाट को मैं उधर रख दूंगा। जब मैंने रखा ना, तो मुझे पता चला ना कि केवल एक ही बाट रखने पे ना हाइड्रोजन का मास मुझे मिल गया। मैंने कौन सा बाट रखा? यही बाट रखा, ये बाट रखा। और ये कौन सा बाट है मुझे फिर बता दो? ये बाट है कार्बन 12 एटम पहले लिया गया और उसका 1/12 भाग किया गया, यही बाट है ना? कुछ आना बोलो यार। हाँ सर। तो बच्चों इसका कितना लेना पड़ा? इसका मुझे केवल एक लेना पड़ा। अगर मुझे केवल, मैंने एक लिया, यहाँ देखो मैंने केवल एक लिया, तो मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता चल गया। और इस चीज को एएमयू भी कहते हैं, इसका मतलब एक एएमयू मैंने बोल दिया। तो अगर मैं पूछूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन एटम का, तो आप बोलेंगे सर एक एएमयू कैसे आया? हमने वो स्टैंडर्ड बाट को एक बार रखा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, दोनों बराबर हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? इसके स्क्रीनशॉट लो, एक दो हाँ एग्जांपल रख लेते हैं जल्दी जल्दी।
अब एक और देख लेते हैं। मान लो बच्चों मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, तो लो ऑक्सीजन रख दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो बाट है ना, हमको 16 बार रखना पड़ा, 16 बार, ऐसे ऐसे करके मुझे 16 बार बाट रखना पड़ा। कितनी बार बाट रखना पड़ा? 16 बार बाट रखना पड़ा। तो जब मैंने ये स्टैंडर्ड बाट इधर की साइड में 16 बार रखा ना, तब जाके मुझे ऑक्सीजन का वेट आया। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, जो कि आता है 16। कुछ समझ में आ रहा है कैसे सब आया? हाँ सर। तो बच्चों अब तो हमें समझ में आ गया कि भैया एएमयू किसे कहते हैं। सर एएमयू एक स्टैंडर्ड बाट है जिससे एटम का मास निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? कार्बन 12 लिया गया, उसका 1/12 भाग का एक छोटा सा बाट बनाया गया, जिसको एएमयू कहते हैं। उसको तराजू के एक साइड रखते हैं और एटम को इधर रखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे कैल्शियम है, तो वो जो बाट है उसको 40 बार रखते हैं, तो इसलिए कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 आता है। और ऐसे लोगों ने निकाला एटॉमिक मास को। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, काम की बातें करते। चलिए अब हम जो भी एटॉमिक मास के 3 तरीके हैं उसके डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और डायरेक्ट इसको हटा देते हैं। अब प्रश्न ये कि सर ये जो ऊपर वाला आपने जो क्वेश्चन दिया है कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं, इन तीनों के बारे में एक साथ देख लीजिए। इन तीनों के बारे में एक साथ देखो बच्चों, दुनिया में जब भी कभी किसी का रिलेटिव नाम आ जाए ना, समझ लेना कि इसका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस, है ना। ये बात ध्यान रखिए, यूनिटलेस। अब चलिए इस बात करते कि करके, जैसे मान लो कि मैंने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन ले लेते, सबसे फेवरेट एग्जांपल है। और इस ऑक्सीजन का थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि आपको पता है, एक एटम कितना लेते हैं? एक एटम, मैंने फिर बोला एक एटम ऑक्सीजन का मास निकालना है, एक एटम। तो बच्चों आंसर तो 16 ही आएगा, आपको अच्छे से पता है। लेकिन जब भी कभी किसी भी एटम का एक एटम निकाला जाता है तो उसकी यूनिट कितनी आती है? अभी बताया ना मैंने, एएमयू, 16 एएमयू आएगा। तो जब भी कभी एक एटम की बात करें तो आपको आंसर तो वही देना है जो आपको पता है, लेकिन उसके सामने एएमयू लगा देना। आपको याद है मैंने कल बताया था 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक वेट निकालना सिखाया था बच्चों। 1, 4, 7 और 17, 18 को छोड़ दें, तो अगर इसको मैं छोड़ दूं तो एक जो इवन है उसका डबल करना है, जो ऑड है उसको डबल में 1 जोड़ देना है। और बच्चों 21 से लेकर 30 तक जो हमने कोड बनाया है डबल करके, वो कोड जोड़ देना, याद है? तो आंसर तो वही आने वाला जो आपको बताया मैंने, आंसर तो वही आने वाला है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर एक एटम की बात करूं, एक कैल्शियम एटम, एक स्कैंडियम एटम, एक ऑक्सीजन एटम, तो बच्चों आंसर वही है कि बस आगे आपको एएमयू लगाना है। और बच्चों अगर मैं बात करूं एक मोल, अगर मैं एक मोल की बात करूं, एक मोल की बात करूं, या 6.023 इंटू 10⁻23 की बात करूं, इतने ज्यादा की बात करूं, अगर मैं एक मोल एटम्स की बात करूं, एक मोल एटम्स की बात करूं, एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास, बच्चों याद रखिएगा एक मोल एटम का मास हमेशा किस में आता है? ग्राम में। किस में आता है? ग्राम में। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा 16 ग्राम। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अच्छा ये 1 मिनट में कट हो जाएगा तो आपको दोबारा फिर से ऐड होना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा आपको फिर से ऐड हो जाना है क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं, है ना। क्लियर हो गया? और इसका तो आंसर भैया ओनली 16 आएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी। इसका 16, इसका 16 एएमयू और इसका 16 ग्राम। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट तो किसी को नहीं, इसका आंसर ग्राम में आता है। और अगर मैं किसी की रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो उसका आंसर भी वही आएगा, बस यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, चलो काम की बातें करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ।
तो क्वेश्चन करने को तैयार हो सब लोग? हाँ सर। एक क्वेश्चन देता हूं मैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। एक क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने आपको एटॉमिक मास पढ़ा दिया। एटॉमिक मास 3 तरीके से निकाला जाता है। एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास, है ना। जब भी कभी ग्राम की बात हो तो 1 मोल की बात करते हैं। खैर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, पहले आप सॉल्व करेंगे फिर हम बताएंगे ना। कैलकुलेट द टोटल number of electrons। अच्छा, इसमें कोई जीएसबी बोर्ड का बच्चा है जो क्लास कर रहा हो, गर्ल्स या बॉयज में? जीएसबी बोर्ड मतलब जो हमारे नीट के स्टूडेंट नहीं है, जो प्योर गुजरात मतलब जीएसबी बोर्ड के हैं, ऐसा कोई है? कृपया हाँ ना जवाब दें। ऐसा कोई है जो एकदम बिल्कुल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, केवल प्योर जीएसबी, सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कोई है? आवाज ही नहीं जा रही। खैर, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1.2 gram of कार्बन एटम। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या, मेरी बात सुनो। आपके पास कार्बन एटम ना 1.2 ग्राम है। कार्बन कितना है? 1.2 ग्राम है। अच्छा, ये तो पता है ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो कंफ्यूज नहीं हो ना। अरे यार, कार्बन एटम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो पता है ना। एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो कार्बन एटम है वो केवल और केवल 1.2 ग्राम है। कह रहा है कि साहब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या माइक्रोस्कोपिक का कोई भी क्वेश्चन मोल से होके गुजरेगा? क्या मैंने ये बता रखा है? हाँ। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे? 1.2 मतलब ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास या मोलर मास। कार्बन कितना होता है? 12 होता है। कितना आएगा भैया? 0.1। 0.1। ठीक है, 0.1 बोला करें। 0.1 बोलेंगे तो बेचारा 1 नीचे गिर जाएगा, बेचारा इसको संभालना 0 में। ऐसा नहीं है, 0.1 बोला करें। खैर, तो अब मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। पहले मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नंबर इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक एटम है कार्बन का, एक एटम कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो तो। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 होते हैं एक में। अगर मैं पूछूं दो, अगर मैं 2 में पूछूं तो 12। 2 into 6। और 3 में पूछूं तो 3 मतलब 3 into 6। और अगर मैं पूछूं 0.1 मोल में तो 0.6। तो 0.1, अच्छा मोल समझते हैं ना। 6.023 कुछ आना बोले 0.1 यानी into 6 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? और बच्चों, आपको तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता है। कैसे आता है मुझे बताओ। क्या करो ना, ये पहले इसको 6 मान लो, इसको, ये तो 6 है ही। बच्चों 6 और 6 कितने होते हैं? 36। 36। अब 0.1 बीच में लगा दो, लो लगा दिया, इंटू 10⁻23 कर दिया। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया बिना कैलकुलेटर का। भैया स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नोट्स तो बनाते हो ना, नोट्स बनाया करो ना। इसको हटा दे, आगे बढ़ेगा। ठीक, इसको हटा देता हूँ। हाँ सर। चलिए तो बच्चों अब एक एक करके थोड़ा सा मॉलिक्यूल पे लेना ताकि नंबर ऑफ एटम उटम गिन ले। अच्छा, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना सब पढ़ के जाना, याद रखना, मैं बताता हूँ डायरेक्ट वही पेपर में आएगा। देखो जितने फेवरेट क्वेश्चन है ना नीट और जेई का, वो सब मैं क्लास में करा रहा हूँ, दोबारा भले कराना पड़ रहा करा रहा हूँ, चिंता ना करें, वो हमारे पे छोड़ दे, लेकिन आप बस पढ़ के जाइएगा। बच्चों सबसे पहले मुझे कोई बता, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल बोलो तो। एक से ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते। देखो मेरी बात सुनो, जब कभी एक या एक से ज्यादा सही है आपस में, अच्छा एटम आपस में कैसे मिलेंगे, मतलब कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या आपस में मिल जाते हैं? और एक केमिकल बॉन्ड पढ़ा है तो सही है। जब एक या एक से ज्यादा एटम आपस में केमिकली, है ना, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, है ना, तो बॉन्डेड होने के बाद जो बनाते हैं बच्चों ना, उसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ गया ना, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, केमिकली बॉन्डेड हो जाएंगे तो देखो, ये देखो बन गया ना मॉलिक्यूल, देखो बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो एक एटम हो या एक से ज्यादा एटम हो, एक एटम मतलब सेम नेचर का हो। अब जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, जिससे पानी बनता है, तो एक से ज्यादा हो गया ना, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो एक या एक से ज्यादा जब भी कभी आपस में मिलके केमिकल बॉन्ड के थ्रू मिलते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है बच्चों, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो दूसरी हेडिंग क्या है कि सर मॉलिक्यूलर मास क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है, वही वही कहानी। क्या कहानी? आपके सामने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को तराजू में इधर रखो और इधर बाट रख दो, तो बाट रखने के बाद मॉलिक्यूल का मास आएगा ना, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल बात है। जैसे मान लो मुझे H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो क्या करते हैं, इसमें जितने एटम है सबका एटॉमिक मास जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों? कितने एटम है सर? 2 एटम है, तो दोनों का एटॉमिक मास 1 और 1 कितना हुआ? 2 हुआ। ऐसे मतलब बोला जाता, मैं भी ऐसे ही बोल देता हूँ। मैंने क्या बोला बताओ तो? सम ऑफ all sum of all atomic mass, sum of all atomic masses present in a molecule is known as molecular mass। ठीक है ना? मैंने क्या बोला एक बार फिर सुनो, किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उसका एटॉमिक मास को जोड़ दो, सम कर दो, उसी को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है ना? तो इसकी जल्दी से वो ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। तो कुछ हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो फेमस है, जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है ना, इसको हटा देते हैं। अच्छा, कुछ मॉलिक्यूल आप हमेशा याद रखिएगा ना, जो आगे चल के पेपर में काम आने वाले। कौन कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं भैया? कौन कौन से मॉलिक्यूल? जैसे मेथेन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, H2 है। और HCl4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, परक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, है ना। H2 इसका तो जानते ही हैं 16 होता है, इसका भी जानते हैं 18 होता है, इसका आप जानते हैं 98 होता है। अब HCl4, अब HCl4 यदि आप सॉल्व करेंगे तो HCl4 सॉल्व करने पे आपका आएगा
करीब 100.5। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मॉलिक्यूलर मास भी 3 प्रकार का होगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। कैसे? एक पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे एक एक करके आंसर बताइए। अगर मैं यहाँ पे 18 MU ले लूं तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो। एक पानी का मॉलिक्यूल का मास। यस, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने केवल एक पानी का मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल पानी, एक मॉलिक्यूल H2O का मास, इसका मास लेंगे। अच्छा, अगर मैं 18 ग्राम ले लूं तो? 1 मोल H2O मॉलिक्यूल। 1 मोल। हाँ, 1 मोल लिया आपने, 1 मोल। 1 मोल मतलब यहाँ पे ओवर लाड ले लेता हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23। इतना आपने H2O का मॉलिक्यूल्स लिया, इतना आपने H2O का मॉलिक्यूल्स लिया है। अब मॉलिक्यूल्स लेके ना आपने इसका मास निकाला, तो जैसे मास निकाला तो इसलिए आंसर आया 18 ग्राम। और अब बच्चों यहाँ पे केवल अगर मैं 18 लिख दूं तो आप यहाँ पे बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर RMM। सिंपल सी बात। खैर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों कुछ के मॉलिक्यूलर मास में आपको देता हूं जो आप मुझे आज सॉल्व करके रखे रहेंगे। इसको हटाता हूं ना। एक बात मैं और बता दूं, क्रैश कोर्स ये बाकी लोग के लिए होगा, लेकिन मैं क्रैश कोर्स की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। चाहे मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़े, आप चिंता ना करें, लेकिन मैं क्रैश कोर्स की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, है ना। ये क्रैश कोर्स नहीं चल रहा, ये नॉर्मल जैसे स्कूल चलता है वैसे चल रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन के मॉलिक्यूलर मास आपको सॉल्व करना, कौन कौन से बच्चों? ये अच्छा, इसका नाम भी आपको लिखना है। अगर किसी ने एस ब्लॉक मेरे से पढ़ा होगा, 2 दिन पहले मैंने एस ब्लॉक पढ़ाया था, कोई बात नहीं, किसी का एस ब्लॉक छूट गया हो तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी कर रखा है। इसका नाम, इसका पहले नाम लिखिएगा, फिर मॉलिक्यूलर मास सॉल्व कर लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट है बच्चों, इसका भी नाम लिखिएगा, एस ब्लॉक में आपको मिल जाएगा। और नाम लिखने के बाद ना यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए, 2 क्वेश्चन हो गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन में लिख देता हूं, जिसको आपका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जो आपको पेपर में सहायता करेगा। यह है FeCN 6-4, इसके मॉलिक्यूलर मास में निकाल लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और छोटा सा दे देता हूं, NiCO। ये CO क्या है बच्चों? यहाँ पे जो CO लिखा मैंने, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? ऑक्साइड। ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? मुझे बता दो बस। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। कृपया इसको कोबाल्ट ना समझो। अगर कोबाल्ट होता ना तो यहाँ पे आता, यहाँ पे मेटल आता। बच्चों ये लिगेंड्स है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका कुछ आंसर सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करें। इसको हटा देता हूँ, ये सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसको हटा देता हूँ। चलिए अब बच्चों शुरू करते हैं। सबसे फेवरेट क्वेश्चन याद है ग्लूकोज का क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आया है? तो हम लोग भी थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ग्लूकोज है, कितने एटम होंगे, है ना, कितने कार्बन के एटम होंगे, कि प्रैक्टिस फिर से हो जाए दोबारा, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान सुनिए एक बार, सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1.8 ग्राम ग्लूकोज है ना, हाफ ग्लूकोज, एक 1.8 ग्राम ग्लूकोज। देन कैलकुलेट, अच्छा, आप में से किसी ने वैक्सीन लिया? वैक्सीन अभी तक किसने लिया वैक्सीन? पूरी क्लास में से ऐसा कोई हो जिसने वैक्सीन लिया हो?
अच्छा अच्छा अच्छा, अभी लोग 18 साल के नहीं हुए हैं, ऐसा हो सकता है। भाई साहब मैंने आज तो वैक्सीन ले लिया। मैं इसलिए पूछ रहा था ना, एक्सपीरियंस पूछ रहा था कि दूसरे दिन क्या होता है। अगर कोई लिया होगा तो कोई बताता, लेकिन आप में से कोई है नहीं, है ना। अभी सब लोग बच्चा पार्टी है, कोई बात नहीं। आज मैंने ले लिया वैक्सीन, जरूरी था। वैसे भी तो मैं अमर हूँ, पता सोचता हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रकार से ले लिया मैंने यार। तो बच्चों 1.8 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज जानते हैं ना, ग्लूकोज तो बहुत फेवरेट है आपका। C6H12O6। 1.8 ग्राम ग्लूकोज आपके पास है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का मोलर मास तो आपको जरूर याद होगा, 180 होता है। जो ग्लूकोज है बच्चों, उसका मोलर मास 180 होता है। 180 ग्लूकोज का मोलर मास, 180। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, पहले मोल्स निकालना। चलो ये तो मैंने जानबूझ के दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में कितने एटम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कि मैं ये क्वेश्चन नहीं देता, मान लो ये मैंने क्वेश्चन नहीं देता और मैं आपके सामने लिख देता, ध्यान सुनना, मैं लिख देता कि एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ऐसे लिख देता, ऐसा देखो C6H12O6। मैं पूछता कि बताओ इसमें इसमें टोटल एटम कितने हैं। 24। 24। क्यों? क्योंकि यदि आपको ग्लूकोज बनाना है सोनागर विपुल, तो आपको 6 कार्बन लेने पड़ेंगे, है कि नहीं। 6 कार्बन का एटम लेना पड़ेगा, 12 भैया हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 6 भैया ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप इतना एटम नहीं लेंगे तो ग्लूकोज बनने नहीं करेगा, एक एटम तो नहीं बनेगा, सॉरी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो आपको तो 24 एटम तो लेना ही पड़ेगा। समझ नहीं पा रहे हो यार, मैं बताना चाहता हूं कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 24 एटम तो लेना ही है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का तो पूछ नहीं रहा, जितने का पूछेगा वो हम देख लेंगे। फिलहाल मैंने आपको क्या हिंट दिया, हमने आपको हिंट दिया कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना है तो भैया कार्बन का 6 एटम लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 लेना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं लेंगे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज नहीं बनेगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए सभी को 24 एटम लेना ही पड़ेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, पहले मोल निकालते हैं। तो बच्चों मोल तो निकालना सबसे आसान काम है, कैसे निकालते हैं मोल जरा मुझे बता दो तुरंत। वेट कितना होता है, वेट 1.8 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है 180, कितना आएगा भैया 0.01। 0.01 मोल आ गया, सही है। अब क्वेश्चन है, अब आपके पास देखो इतना मोल है, इतना मोल ग्लूकोज है, याद रखिएगा इतना मोल ग्लूकोज में आपको नंबर ऑफ एटम बताना है, इतने मोल में। लेकिन अच्छा मान लो अगर आपसे कहता कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम बताओ, तो आप बोलेंगे सर 24। मैंने कहा नहीं नहीं, आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, बोलो, तो आप बोलेंगे सर 2 × 24। मैंने बोला नहीं, आपके पास 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, आप बोलो कितने एटम है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 24। क्या आप हमारी बात समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इतने हैं तो इतना से मल्टीप्लाई कर दो। जरा मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरी बात सुनो, अगर आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो आपके लिए 24 एटम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, तो अगर आपके पास 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है तो आप क्या बोलेंगे सर जी 2 × 24, इतने एटम्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अगर 3 एटम है, तो अगर 3 ग्लूकोज के एटम है तो सॉरी 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, तो आप बोलेंगे सर 3 × 24 एटम्स।
लेकिन हमें 1 का नहीं निकालना, 2 का नहीं निकालना, हमें 3 का नहीं निकालना, हमें तो इतने मोल का निकालना। तो डायरेक्ट लिखो क्या, हाँ 0.01 मोल ग्लूकोज। तो निकाल लो, क्या निकालोगे, 0.01 मोल इंटू 24। मोल तो आप अच्छे जानते हो मोल किसे कहते हैं। तो 0.01 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 24। सही है बच्चों, इतने एटम्स लगेंगे, इतने एटम्स लगेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करना तो आपको अच्छे से पता है कैसे मल्टीप्लाई करना। देखो क्या करो, इस 24 में इस 6 से मल्टीप्लाई करो। 24 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 140 आएगा क्या। तो छाना बोलो। हाँ 144 है। यस 144 आएगा, मतलब इसी के पास आएगा। और बच्चों क्या करो ना, ये जो 2 डेसिमल है ना, 2 डेसिमल पीछे लगा दो। क्यों, क्योंकि 0.01 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब क्या बचा, यही तो बचा, देखो हो गया आंसर एटम्स। देख रहा ना बिना कैलकुलेशन कितना सिंपल आंसर आ रहा है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, क्लियर है। चलिए इसको इसको आगे बढ़ाते, इसको मैं हटा रहा हूं ना, इसको हटा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन कर लेना, सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसके जगह पे कुछ और भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना, अभी इसके 2-3 पार्ट है, बता देता हूं ताकि जो बेसिक वाला फंडा वो खत्म हो जाए, है ना। ऐसे H2O का भी पूछ सकता है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सब इसी तरह सॉल्व हुआ जो होगा। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अभी तक उसने क्या पूछा, अभी तक उसने पूछा कि टोटल कितने एटम होंगे। तो टोटल एटम के लिए आपने टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब एक एक करके क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, केवल कार्बन एटम पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज। तो सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, अगर ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है तो इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने एटम है, 6 एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों 6 है। और हाइड्रोजन का आंसर इसका डबल आएगा, और क्या, क्यों, क्योंकि ये 12। हाँ सर। तो कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, बहुत क्या तरीका वही है, बिल्कुल वही तरीका, सेम तरीका। कैसे तरीका, मुझे बताओ वही अगर मैं केवल एक ग्लूकोज लूं, केवल एक ग्लूकोज, अगर मैं एक ग्लूकोज लूं तो एक ग्लूकोज में कितने कार्बन के एटम है, बोलो, क्या 6 एटम कार्बन के हैं? अगर मैं 2 ग्लूकोज ले लूं तो 2 × 6 कार्बन एटम्स के हैं। ऐसे करके अगर मैं कितना ले लूं, कितना आया था मोल, 0.01 मोल जो आया था, अगर मैं उतने ग्लूकोज ले लूं तो कितना आएगा बता दो, 0.01 मोल इंटू 6। यही क्या है, क्या ये कार्बन एटम्स है। हाँ सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 0.01 इंटू 6.023 0.72। क्या बात कर रहा, सही बात कर रहा भाई। मुझे 0.72 तो नहीं दिख रहा, तू कैसे कैलकुलेशन करता भाई, 0.36 इंटू पावर 0.36 हाँ 0.36 36 बाबू साहब, 36.36 ये रहा भैया आंसर।
भैया तो ऐसा कैसे कैलकुलेशन करता है? मुझे बताइए, 6 है और ये 6 सर है। मुझे लगा हाइड्रोजन का गिनती हो रही है इसलिए। अच्छा, नहीं हाइड्रोजन की गिनती नहीं हो रही, मैं तभी से कार्बन कार्बन हो रहा है। कोई बात नहीं। तो ये बताओ 6 और 6 कितना होता है? सर 6 और 6 36 होता है, लेकिन बच्चों यहाँ 2 डेसिमल पीछे लगाना, तो लो लगा दो 0.36 और इंटू 10⁻23 हो गया आंसर। ये एटम्स हो गए कार्बन के। तो बच्चों कार्बन के एटम्स भी इतने होंगे, ऑक्सीजन के इतने भी एटम्स होंगे, लेकिन यदि आपको हाइड्रोजन निकालना तो इसे 200 और मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि जो आप 6 लेके चलना है, आपको उसकी जगह 12 लेके चलना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो हाँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं आपके लिए, देखता हूं सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको सॉल्व कर लोगे? अच्छा मुझे बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था उतने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो उतने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछता तो उतने प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देते। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछता तो उतने न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन लेकिन भैया सबसे पहले मोल निकाल लेना, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट number of electrons, protons, calculate number of electron, protons, neutrons in 0.585 ग्राम NaCl। मतलब आपके पास इतना NaCl है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे? मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि NaCl में पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं ये बताना पड़ेगा। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? सोडियम कितना होता है? 11 होता है ना। 11। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 11। कितने प्रोटॉन? 11। अब भैया कितने न्यूट्रॉन? 0। अच्छा 0 न्यूट्रॉन। क्या बात, बहुत बढ़िया, सही है। 12 न्यूट्रॉन। हाँ मतलब दुनिया में हर चीज न्यूट्रॉन 0 होता है भैया। क्या बात है। अरे भैया न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे माइनस करते हैं, सब में 0 नहीं आएगा। हाँ क्या है ना, जब हम लोग छोटे थे ना, तो घर पे ना हमारे पिताजी हम लोग को मैथ सिखाते थे, और उनका मैथ सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया था। और बहुत बढ़िया, जब लोग सोने जाते थे ना, तो नहीं होता कि एक लोरी सुनाओ, तो वो मैथ्स का वो टेबल सुनते थे, पहाड़ा सुनते थे हम लोग से। पहले वो सुनाते थे, फिर हम उनके बगल में रह के हम लोग पहाड़ा बोलते थे, फिर हम लोग को सोना मतलब नींद की परमिशन मिलती थी। तो वो पहाड़ा हम लोग सुनाते थे ना, मतलब उनके पहाड़े करने का तरीका ना इतना विचित्र था ना कि बहुत मजा आता था। हम लोग जानबूझ के बोलते थे। अब एक पहाड़ा मैं आपको बता भी देता हूँ। हमारे पिताजी का ऐसे करके सभी पहाड़े की उन्होंने, मतलब उनके समय में ऐसे बताए जाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने पहाड़ा हमको क्या सिखाया था, मुझे पहाड़ा बहुत पहले की याद है। उन्होंने 15 का टेबल बताता हूँ। उन्होंने बोला कि 15 के 15, 15 दूना 30, तिया 45, चौके 60, पचे 75, छक्के 90, सत्ते 20, और 9 35, डुम धड़ाका 150। मतलब ऐसे सिखाते थे वो। मतलब ये टेबल है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की आपको समझ में आ गया हो कि पहले के समय में लोग कितने समझदार थे वास्तव में, मतलब जो लोग पहले पढ़ाते थे। खैर क्लोरीन की बात करते हैं। चलो बताओ, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? 17। और ये 17। 18.5। 18.5। अच्छा वो जो कोई न्यूमेरिकल पूछते थे ना, न्यूमेरिकल,
तो न्यूमेरिकल कैसे पूछते थे जरा देखो, या तो वो न्यूमेरिकल था कि एक पूरा तालाब है, इसमें आधा कीचड़ है ना, आधा हिस्सा खाली है। तो वैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछते थे, उनके तरीका क्या है कि आधा कीच तिहाव जल, मतलब इस जल का आधा ना कीचड़ है, और 10वें अंश सवार, गज 52 बाकी रहे कहो ताल विस्तार, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे वो। बहुत बढ़िया तरीका था, बहुत मजा आता था। खैर तो ये अब मुझे एक एक करके बता दो। ये रहा NaCl। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन सोडियम है? 11। 11 क्लोरीन में 17। कितने होंगे? 28। तो बच्चों मोल निकाल से 28 से मल्टीप्लाई कर देना, कर लोगे ना? एक 0.1 मोल आता है। हाँ, मोल कितना आएगा? 0.01। 0.01 मोल आएगा। बहुत बढ़िया। 0.01। हाँ ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा भैया? 28 ही आएगा। हाँ सर। नंबर ऑफ हाँ। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो यार। 30.5। 12.5। 30.5। 30.5। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूरा इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ना, ताकि जिन बच्चों को ये बहुत डरावना लगता था ना, उनको ये लग जाए कि बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के ना। अब चूंकि मुझे सोडियम तो पूछा नहीं है, NaCl पूछा है ना, तो सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलकर जोड़ के ना इस मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक NaCl में 28 इलेक्ट्रॉन, 2 NaCl में 2 गुणे 28, 3 में 3 गुणे 28। तो बच्चों क्वेश्चन किस में पूछा है? इतने में कितना होगा भैया, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? कर लेना भाई साहब। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। होमवर्क क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना। क्वेश्चन ये है, आपके सामने ये 16 ग्राम, ये 16 ग्राम आपके सामने NaOH 1.6 ग्राम, सॉरी। तो आपको सेम टू सेम वही क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ गए ना क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉल्व करना है। मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो फिर सॉल्यूशन लगेगा। इसका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, होमवर्क है, मतलब इसका ये सॉल्व कर लेना, बैठना नहीं है। ये रहा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और। सबसे पहले मुझे बताओ कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? N2। कुछ मूवी बनी है ना जिसमें लाफिंग गैस, जो सिलेंडर होता है बेचारा वो खुल जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं, हा? तो हंस हंस के लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के। हाउसफुल। हाँ हाँ, तू तो समझदार है, अभी थ्योरी पूछू तो बताएगा नहीं, तो हाउसफुल बता दिया। ये N2 है, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, हंसाने वाली गैस बोलते हैं। खैर, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 227 ml, एक बार फिर सुन लीजिए, 227 ml, 227 ml N2O है, N2O है, सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूछ रहा है, मोल नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना, एट STP या NTP। अच्छा, STP NTP क्यों बोला? क्योंकि बच्चों वो जो फॉर्मूला है ना वो STP NTP पे ही है, और बच्चों वो जो फॉर्मूला है वो गैस के लिए बनाया गया है। फॉर्मूला क्या? सोनागर विपुल कैसे निकालते हो? फॉर्मूला क्या है, मुझे याद दिलाओ तो। फॉर्मूला ये क्या है? फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम इन गैस डिवाइड बाई 22.4 लीटर, यही है क्या फॉर्मूला? हाँ। जब भी कभी किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो क्या यही फॉर्मूला है? हाँ सर। लेकिन भैया नीचे लीटर है, 22.4 लीटर है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? ml है। तो कुछ मत करो ना, बड़ा सिंपल सा काम है। सर जी नीचे वाले को ml बदल लो, लो देखो दोबारा बदल देते हैं। देखो बच्चों, वॉल्यूम इन गैस, गैस का वॉल्यूम, नीचे को ml बदलो,
ये रहा 22,400 ml। लो हो गया ना काम खत्म। देखो कितना आसान काम है, हो गया 22,400 ml। अब गैस का वॉल्यूम ऊपर रख दो और 22,400 डिवाइड कर दो, तो मुझे बताओ क्या आएगा, मोल आएगा। लेकिन बच्चों क्या हमसे मोल पूछा है? नहीं, हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो मेरी बात सुनिएगा, दुनिया का हर मोल का क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक का क्वेश्चन मोल से होके गुजरता है। हाँ तो चलिए मुझे बताइए कितना आंसर आएगा, जरा पहले सॉल्व करो, बोलो तो जल्दी से, फास्ट बोलो। 0.0 मोल। कितना आएगा जी? 0.01 मोल। ऊपर क्या रखो, वॉल्यूम इन गैस कितना, 227 और 22,400 कितने बार में कट रहा है? वही आ गया ना सर, 0.01 मोल। वही कैसे आएगा जी? अच्छा हाँ वही आएगा। वही कैसे आएगा, याद करो मैंने क्या बताया था कि अभी का जो नया कन्वेंशन है, नया कन्वेंशन है, इसकी जगह पे 22.7 रखना, याद है? हाँ सर। तो 22.7 रखोगे तो कोई बात नहीं, 22,400 ये 22,700 हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुन लो, मान लो कि आप एग्जाम में भूल गए और आप 22,400 सॉल्व करोगे, बच्चों आंसर उसी के पास आएगा, कभी घबराना मत, है ना, कभी ऐसा नहीं गलती करने नहीं, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप नेट की स्टूडेंट हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना आने वाला है, 0.01 बोलो। हाँ हाँ। ये 0.01 आएगा। तो मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना, अब तो निकाल लोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्या ना आपको। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या, मुझे बताना पड़ेगा, बस कर लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे ना इसमें N2 में, कुछ आना बोलो। हाँ सर। हाँ N2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 22. 22। अगर मैं N2 की बात करूं, N2 की, तो N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो तुरंत बता दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ, तुरंत यही सॉल्व कर ले, मामला निपटा ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो कितने मोल आए, 0.01 मोल। मोल मतलब, चलो मोल लिख देता हूं पहले, और इंटू 22, सही है यहाँ तक? आगे बोलो जल्दी, तो जल्दी बताओ भाई। लो 1.32 into 1.32। बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात। इंटू इंटू 22, तो बस अब क्या करो ना, पहले अब 22 और 6 से मल्टीप्लाई करो। जब 22 और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 कितना आएगा, 32, 132। हाँ 132। और बच्चों दो दो डेसिमल लगा दो, क्योंकि बेचारा ये 2 डेसिमल तो पहले से लगा है, और इंटू 10⁻23 कर दो आंसर। याद रखना ये जो आंसर है इलेक्ट्रॉन का आंसर है, इतने इलेक्ट्रॉन्स के ये आंसर है। प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। चलिए एक मैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों ये क्या है ना कि मैं, अच्छा ऐसा इतना ज्यादा मैं मोल पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हम फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी पढ़ने वाले हैं ना, गैस स्टेट से लेके जो सब, उसमें सब में मोल आने वाला है। आगे चल के जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें सब में मोल ही आएगा। तो पहले मोल के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा, तो आगे मुझे जल्दी से बताना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ना 67.2 लीटर 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 आपके पास CO2 गैस है। मान लो कि यह कोई बोतल है, और इसमें आपने CO2 गैस भर दिया, तो भरेंगे तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेगा ना कुछ जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा, कुछ आना बोलो। हेलो, हाँ सर। तो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि कितना वॉल्यूम जगह, मतलब ये कितना एरिया घेरेगा, मतलब कितना जगह घेरेगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान सुनो, कैलकुलेट वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड, मतलब कितना ये जगह ऑक्युपाई करेगा, मतलब कितना जगह लेगा, ऑक्युपाइड बाई
इतने लीटर गैस एट 1 ATM। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो बच्चों, सबसे पहले क्या निकालो? मोल निकालो। मोल। सबसे पहले क्या निकालो? मोल। पहले ये देख लो कि इसमें कितने मोल आएंगे। पहले ये तो देख लो ना CO2 के कितने मोल हैं। चलो बता, पहले मोल बता तीन कैसे कर। तो 67.2 डिवाइड बाई 22.4 तो करीब ही आएंगे 3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कभी भी आपके पास 1 मोल CO2 गैस, मान लो आपके पास 1 मोल CO2 गैस है, 1 मोल CO2 गैस कितना वॉल्यूम लेता है? 22.4 लीटर। एक बार फिर सुनो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आपके पास CO2 का 1 मोल है और उसको किसी कंटेनर में पैक करो, तो जब चेक करोगे तो बच्चों वो 22.4 लीटर जगह ही लेगा, 22.4 लीटर। और अगर 2 मोल हो तो, और 3 मोल का पूछ रहा है, कितना आएगा 3 मोल का? 22.4, मतलब ये आएगा 67.2 लीटर। मतलब इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा। आप बोलेंगे सर यही आंसर आ गया, यही आंसर नहीं आ गया, ये आंसर आ रहा है। तो बच्चों हमने आपको बेसिक जितने भी थे, लीटर में, वॉल्यूम में, जो भी हो, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, एटम में क्या है, मैंने सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कल सभी लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के पास पहुंच चुके हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लीजिएगा, सभी फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। हम लोग कल अपनी बात को फिर से रिवीजन करेंगे। जो भी होमवर्क दिया है प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी